स्टूडेंट 10th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर पहला खंड किताब कही है आपकी पॉलिटिकल साइंस किताब है। पॉलिटी राजनीतिक भूगोल अर्थशास्त्र और इतिहास, इन सबको ही कुल मिला के समाजी विषय कहा जाता है। समाजी विषय में 4 पार्ट हैं। उसमें पहला पार्ट इतिहास के घटनाएं और प्रक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय माना उगना, शुरुआत होना। राष्ट्र मतलब जो भी कुछ है अपने राष्ट्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जैसे विचारों वाले, अपने जैसे लोगों के लिए बढ़ावा देना। ये कुछ एक आपके सामने चित्र है। इसमें एक लेडी है जिसके हाथ में ईसा मसीह की स्लैब है। परियां अलग अलग आ रही हैं। ज़्यादातर किसी भी देश का जो चित्र दिखाया जाता है नर्म रूप, वो लेडी से दिखाया जाता है और जेंट्स से भड़काऊ रूप दिखाया जाता है। वही कुछ इस चित्र में लग रहा है। फॉलोअर्स हैं और ये लेडीज़ हैं जो प्रॉब्लम दे रही हैं। तो ये फ्रेडरिक सॉर्यू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्र के बीच संधि 1848 के बीच में जो राष्ट्र हुए यूरोप के, जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य, उनका ख्वाब था कि गणराज्य होंगे, सामाजिक गणराज्य के। उसको चित्र द्वारा उकेरा गया था, प्राप्त किया गया था। गणराज्य मतलब पब्लिक का राज्य, पब्लिक ही चुनेगी। प्रजातांत्रिक तंत्र जो चलेगा प्रजा का चलेगा, राजतंत्र नहीं चलेगा, राजाओं का तंत्र नहीं चलेगा। विश्वव्यापी पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसको चित्र द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिनमें उन चित्रों का ये संसार आता जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक लोगों के तंत्रिक और सामाजिक गणतंत्र समाज के सिस्टम द्वारा, ना कि एक बंदा या कुछ पर्टिकुलर विशेष लोगों के सिस्टम द्वारा। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखे। चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता प्रतिमा की वंदना पूजा करते हुए जा रहे हैं। आपको ये याद होगा, थोड़ा बेटा जूम कर लेता हूँ, पढ़ा नहीं जा रहा होगा। वैसे आपको एनसीईआरटी किताब लेकर ही बैठना चाहिए। स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्र की प्रतिमा वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्र की महिला के रूप में, स्वतंत्रता को महिला का रूप या फ्रांसीसी क्रांति जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वीडियो बन गए हैं, देखना चाहिए आपको। जब भी किसी चीज़ का स्टार्टिंग करो तो मेरी सलाह यही है कि आप 9th क्लास से आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप टॉपर की लिस्ट में आएंगे। अगर आप टॉपर बनना चाह रहे हैं और आप खाली 10th पढ़ेंगे तो टॉपर की लिस्ट से आप खूबसूरत रहेंगे। अगर आपको टॉप करने का इरादा है या पढ़ाई को अच्छे से नॉलेज लेनी है तो कम से कम 9th कक्षा से आपको पढ़ना चाहिए, वरना तो और डीपली जाना है तो 6ठी क्लास से ही किताब को उठाना चाहिए। सारे वीडियो बन रहे हैं आपके सामने, आपको पढ़ना है तो पीछे वीडियो देखते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति दौरान कलाकार स्वतंत्र को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञान का उदय की मशाल को पहचान सकते हैं। एक मशाल हाथ में है जो ज्ञानोदय की मशाल हो रही है, जो उसके हाथ में और दूसरे मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है कि मनुष्य का अधिकार ऐसा होना चाहिए। पृथ्वी सामने जमीन पर निरंकुश स्थानों ध्वस्त अवशेष दिखाए। जो निरंकुश स्थान है वो ज़मीन पे कुचल गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं लोगों ने और ध्वस्त हो गए, फिनिश नष्ट कर दिए गए हैं। अवशेष माने होते हैं बचे हुए बिखरे टुकड़े। सॉर्यू के कल्पनादर्श यूटोपिया, इसे यूटोपिया नाम दिया गया है। कल्पनादर्श आदर्श है, कल्पना सोचा है दिमाग से और उसका आइडियल था ये दुनिया में अब लोग ऐसे रहेंगे। अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्र मूर्ति से कहीं आगे जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड जो अब तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, राष्ट्रीय पूरे राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे पहनाना था प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। इसको एक्सप्लेन करना है, देखने दे। प्रतिमा पास फ्रांस पहुंचा है। ये सब ठंडे हैं हर देश के, नीदरलैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों के। इसके बारे में आप व्याख्या पढ़ रहे हैं और देखें, थोड़े से मीनिंग पढ़ लेते हैं क्या कह रहा जा रहा है ये। निरंकुशवाद जिस पर किसी का अंकुश ना हो, निरंकुशवाद किसी का होल्ड ना हो,
वो सबसे ऊपर अपने आप को रखे। एब्सोल्यूटिज्म ऐसी सरकार या शासन जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश कंट्रोल ना हो। इतिहास में ऐसी राजचाएँ सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत होती हैं। केंद्रीकृत का मतलब होता है सेंट्रलाइज, मतलब सारी पावर एक जगह इकट्ठी होना। बहुत जगह वर्ड आएगा आपके पास विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड आएगा, उसका मतलब होगा पावर को थोड़ा थोड़ा बांट देना, लोगों में अलग अलग कर देना। कुछ स्टेट को देना, कुछ ग्रामीण को देना, कुछ लोगों को देना, कुछ डीएम के हाथ में पावर हो, कुछ सीएम के हाथ में पावर हो, कुछ लोगों के आपस में ग्रुप पे पावर हो। ये विकेंद्रीकृत पावर कहलाती है। लेकिन अगर पावर सिर्फ एक ही आदमी पास हो, जो राजा हो, तो उसे केंद्रीकृत सेंट्रलाइज पावर कहेंगे। सैन्य बल पर होगी, जिसकी चाहे ख़त्म कर दो। दमनकारी होगी, जो उठा उसको मार दो, ख़त्म कर दो। एक और वर्ड है कल्पना आदर्श, यूटोपिया। एक ऐसी समाज कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। सीधी बात है, ऐसा परफेक्ट फिगर बनती नहीं है। आज अगर आप देखो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में भी कई कमी है, लेकिन फिर भी ये लाख दर्जे अच्छी है पहले की ऑटोक्रेसी से। प्रजातंत्र आज का लाखों हज़ारों गुना अच्छा है पुराने ज़माने के तानाशाही रवैये से। तो अभी अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। दिलचस्प है कि जिस समय सौर्यों ने छवि बना निर्मित की थी, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, इन्हें वो अलग था। जब जो झंडा थामे वो 1848 को दार्शनिक उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। इन्हें वहाँ भी चाहते थे कि वो अपना देश, अपना लोग होल्ड बना के रहें जर्मन वाले। जर्मन लोगों बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, ये सब क्षेत्र हैं जो आज काफ़ी हद तक बदल गए हैं, अलग हो गए हैं। पोलैंड कंट्री है, इंग्लैंड है, आयरलैंड अपने आप को इंग्लैंड के साथ मिलाकर अलग कंट्री बना है, हंगरी है, बोस्निया है, रूस है, ऑस्ट्रिया है। अगर नक्शे में देखेंगे तो नक्शा आप देखिए, मैंने बताया था आपको 25 रुपये का नक्शा आता है। इंडिया पॉलिटिकल और वर्ल्ड पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल, 4 नक्शे 100 रुपये के आएंगे। आप नक्शे लें, बुकलेट टाइप के आते हैं, वो मार्केट में मिल जाते हैं, किताब की तरह बैग में रखें, जब चाहे खोलें उसको पढ़ें, उसमें देशों को देखें, तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी। मैं इसमें कई फ़ोटो मिल गया तो मैं आपको दे दूँगा कहाँ मिल रहा है। ऊपर स्वर्ग से कौन आ रहा है? ईसा मसीह, ईसा इस्लाम, क्योंकि सबके सब क्रिश्चियन ज़्यादातर, संत हैं, फरिश्ते हैं। इस दृश्य पर नजर आते चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रपति भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए गए, काल्पनिक अभिव्यक्ति सौर्य चित्र एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद का एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोपीय राजनीति और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय अलग अलग राष्ट्र वंश खानदान वाले साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इन खानदानी वंश के अलावा सिर्फ क्षेत्रीय लोग, जो इस तरफ के लोग एक जैसे थे, उन्होंने अपना अपना राष्ट्र बनाया, ना कि एक कंट्रोलर, एक ऑटोक्रेटिक राजा के जो कब्जा करता था, लाता था, अपनी फौज को मारता था, काटता था और दूसरे देश पर कब्जा कर लेता था। उस तरह के वंश राज साम्राज्यों का ख़त्म हो गया और अब राष्ट्र राज्य हुआ जो कि डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक थे। लंबे समय तक ऐसा आधुनिक राज्य गतिविधियाँ विचार विकसित होते रहे जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र तय करने सकती थी। जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र, जो परिभाषित क्षेत्र कौन कौन सा आएगा, जैसे जर्मन में जर्मन बोलने वाले क्षेत्र लिए गए थे ज़्यादातर, और वो क्षेत्र जो की सीमा को लगभग तय करते थे। ऊपर से देखें तो आल्प्स पर्वत के लिमिट पे हैं। फिर वो सत्ता पे कंट्रोल होना केंद्रीय शक्ति की थी। राष्ट्र राज्य में न केवल एक शासक हो बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास विरासत की भावना थी कि मिलकर इतिहास बनाएंगे, मिलकर विरासत को संभालेंगे अपनी। अनंत काल से नहीं थी, ये संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों सरगर्मियों से निर्मित हुई है। लोगों में जोश हुआ, लोगों ने अधिकार मांगे हैं, लोगों ने क्रांति करी है, तब जाके ये हमें प्रजातांत्रिक सरकारें मिली हैं। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। ऑस्ट्रियन के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर इस कैफ का एंड करते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे। फ्रांसीसी दार्शनिक ऑस्ट्रियन 1800 सॉर्बोन है, सॉर्बोन या सॉर्बोन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ का प्रस्तुत किया। राष्ट्र क्या होता है? बाद में व्याख्यान इन लेक्चर की बात कर रहा हूँ, व्याख्यान लेक्चर एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्ट सी क्यू अन नेशन, राष्ट्र क्या है, इसका मतलब हिंदी में। इस संबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। ये चीज़ जो है, ये चीज़ उन्होंने इसकी आलोचना करी कि इसका मतलब नहीं है कि समान भाषा हो, समान नस्ल के हों, एक ही धर्म के हों, एक ही क्षेत्र के हों। नहीं, कई क्षेत्र के होते हैं लेकिन उनका कल्चरल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। त्याग माने अपने राष्ट्र को बढ़ने के लिए पुरवाने पीछे न हटना,
निष्ठा सिर्फ अपने देश के लिए ही सब कुछ करना, और उसके सबसे ऊपर का पॉइंट जब वो सबसे एंड पर हो, जब हम वो प्राप्त कर रहे हैं, लंबे प्रयास, शौर्य, वीरता, पता ही होगा, बहादुरी युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह सामाजिक मुद्दा है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, संकल्प मकसद अपना इकट्ठा कर लेना, मिलकर महान काम करना होता है, आगे से काम करने की इच्छा, एक जनसमूह होने में सबसे जरूरी शर्त है। राष्ट्र की एक बड़ी व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व सर्वाइवल है, जिंदा रहना। रोज़ होने वाला जनमत संग्रह है, जनमत संग्रह पब्लिक जनमत करेगी किसको रहना चाहिए किसको नहीं रहना चाहिए। प्रांत उसके निवासी हैं, प्रांत मान होता है प्रदेश आज के जैसा होता है वैसे प्रांत होता है। जनमत संग्रह लोगों को द्वारा वोट देना जनमत संग्रह ही कहलाता है, किसको चुनना है। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो निवासी ही है, किसी देश का विलय करना है, किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा करना रखने में राष्ट्र के रास्तों में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। इन्हें देश अपने देशों समझ सीमा से बना होता है और अपने देश को एग्जिस्ट करने के लिए कोशिश करता रहता है, दूसरे देश पर कब्जा करने का उसका कोई विचार नहीं होता है। यही आइडियल राष्ट्र की परिभाषा दी गई है। राष्ट्र का अस्तित्व होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक ज़रूरत भी है कि उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता लोग हो जाएगा। सही बात है। अगर दुनिया या क्षेत्र या कुछ एक ही कानून है, वो वही रहता, उम्र उसका ख़ानदान होता रहे, तो स्वतंत्रता गायब हो जाएगी, स्वतंत्रता ही। लेकिन अब आपको पता है कि 2 साल 4 साल 5 साल अलग क्षेत्रों में मैक्सिमम 4 साल, अमेरिका में 4 साल में होते हैं, इंडिया में 5 साल में चुनाव होते हैं। इसके बाद जो भी होल्ड है वो नए होल्ड आएगा और हम नए सिरे से उसको वोट देकर चुन सकते हैं। जन्म संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान, डायरेक्ट सामने से मतदान। प्रत्यक्ष में होता है डामियो, सामने चुनना। एक अप्रत्यक्ष होता है कि चुन के भेजे गए हिसाब है, जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जन्म संग्रह रहता है। ये वोटिंग नहीं सिस्टम जाना, वोटिंग सिस्टम डायरेक्टली। ये बताओ क्या अभी यूसीसी चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर इसको हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष जन्म संग्रह नहीं है, इस पर पब्लिक से ही वोट ली जाए। हर पब्लिक का बंदा अगर वोट दे तो ये जनमत संग्रह कहलाएगा। ध्यान रखना, अगर कानून में लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए, संसद में बैठे हुए हमारे नुमाइंदे इस पर फैसला करते हैं तो ये जनमत संग्रह प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्टली होगा, क्योंकि हमने जिनको चुन के भेजा है वही वो फैसला कर रहा है, हम खुद नहीं चुन रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की पब्लिक चुनती है, डायरेक्ट जनमत संग्रह करती है, तो वो जनमत संग्रह होगा कि उसी पॉइंट पर वोट वो डायरेक्ट दे। चर्चा करें रैनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषता को संक्षिप्त विवरण दें, इसके बनता राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। यही नीचे वाला पॉइंट लिख दें, आप समझ में आ जाएगा। नया टॉपिक चालू हो रहा है, मैं थोड़ा थक भी गया हूँ, अगला टॉपिक कल को बनाऊंगा।